से ये सभी को दिख रहा होगा। हरीश, सिर्फ आप एक्नॉलेज करिए। जी सर। राइट। तो ये हमारे एक परिवर्तन का एक सिविल मैनुअल हमने लिया हुआ है। इस सिविल मैनुअल के अंदर में हमने काफी कुछ चीजों के बारे में जानकारी दिया हुआ है। राइट। हमेशा ध्यान रखिए कि इसको कोई भी किसी के भी पास में ये क्वेरी आ सकती है। फार्मर के सामने हम सब आईबी ग्रुप हैं, तो वो किसी से कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको ये होना चाहिए कि यस, अगर हमने जो कुछ भी अगर पूछा हुआ है तो ये किस तरीके से इसका अंदर में होना चाहिए। आप हो सके तो अपने अपने मोबाइल से इसमें क्लिक करते रहिए, या एक कहीं पेन पेपर पे लेकर आप उसको नोट करते रहिए कि अगर जब भी आप फार्मर से आप बात करते हैं, मिलते हैं, नया फार्मर है, पुराना फार्मर है, सिविल के वर्क के लिए आप जा रहे हैं, तो हमारे पास में इन 10 पॉइंट्स को सामने रख के, अपने दिमाग में रख के, हमको उसके एरिया का इंस्पेक्शन करना है। हमारा सब कुछ वो पहले ही हो चुका था कि हमारे 4 सेगमेंट होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 है, पहला हमारा नियम है ईस्ट और वेस्ट। हमारे शेड को कभी भी डेविएशन से हम उसको नहीं बांट सकते। उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला दिमाग में होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट। फार्मर को ये चीज बताइए कि आपका शेड सिर्फ पूर्व और पश्चिम दिशा में ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या पानी की आपके पास में अवेलेबिलिटी है? 10,000 मिनिमम पर डे वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल। और उसी के साथ में जनरेटर बिल्कुल सही सलामत आपके पास में होना चाहिए। जनरेटर हम लोग अल्टरनेटिव सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आखिरी चीज होती है अप्रोच, जो हमारी रोड। क्यों? क्योंकि हाँ हमारी चिप्स की गाड़ी, हमारी फीड की गाड़ी वहां तक में जाती है। हाँ हाँ है। अब इसके बाद में हम लोग अगर कंटेंट्स के ऊपर में आए, चलिए ये सब चीजें तो निकल गई। हमारा शेड भी वहां पर में बन रहा है, बनना चालू हो चुका है या बन गया है। तो अब हमारी टीम, मतलब हमारे तीनों सेक्शन में से कोई भी व्यक्ति जब वहां पहुंचे तो इनका रिव्यू करेगा। नंबर 1, हमारी रोड अवेलेबिलिटी। उस जगह पर में फार्म के पास में उस रोड की वहां पर में अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये वाला एक ऐसा मैटर है कि फार्मर मैं बना लूंगा करके बोलता है, मगर रोड वहां पर में वो बनती रहती है या बनी नहीं रहती है। नंबर 2 में आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किसके लिए? जब आपके वहां पर में इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो आप उस फार्म को चला पाएंगे। मगर ज्यादातर जो हमारे फार्मर हैं वो अभी मेरा ट्रांसफार्मर लगा है नहीं लगा है, इस चीज के बारे में आप भी बिल्कुल क्लियर रहिए। तीसरे नंबर पे आता है जनरेटर। है ना, सभी लोग को मालूम है, डीजी डीजी बोलते हैं सब लोग, है ना। उसको कहते हैं डीजल जनरेटर। वहां पर मैं अवेलेबल होना चाहिए। अभी मैंने बुक करवा दिया हूं, पहुंच जाएगा, कल ही तो लग जाएगा, परसों लग जाएगा, वो उनका मैटर है। मगर आपको इस सेगमेंट को सबसे पहले फ्रंट में रख के बात करना है। चौथी चीज है आउटसाइड, उसके जो भी इमेजेस हैं उसको आपको लेना है। आउटसाइड इमेजेस का मतलब, अगर आपके पास में कोई डाउट्स हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, अंदर का समझ में नहीं आ रहा है, बाहर का समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसके 4 साइड में, चारों कोने में जाके आप उसकी इमेज निकालिए, अगर आपको कोई चीज का डाउट है तो। नंबर 5, आपका अंडरग्राउंड कूलिंग टैंक होना ही चाहिए। मैं क्या सिंटेक्स टैंक को गाड़ दूं क्या? मैं उसको बना लूं क्या? ये छोटा सा गड्ढा खोदा हुआ है मेरा दादा के जमाने का, ये इसमें से तो काम चल जाएगा? नथिंग। हमको कूलिंग टैंक चाहिए, मतलब कूलिंग टैंक चाहिए दैट शुड बी कवर्ड। वो पूरी तरीके से पैक होना चाहिए। सिर्फ मैन होल और जो उसके अंदर में पाइप निकलते हैं जाते हैं वो उसके अंदर में लगा होना चाहिए। छठवें नंबर पे है अंडरग्राउंड मेन स्टोरेज टैंक। इसको लेकर सभी, इवन हमारे खुद के स्टाफ के अंदर में बहुत बड़े बड़े डाउट हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्यों बनाएं, मेरे बाजू में से तो नदी बहती है। कुछ बोलता है कि मेरे बाजू में तो अपना कैनाल है। कुछ कहते हैं मेरे पास तो कुआं है, तो मैं मेन स्टोरेज टैंक क्यों बनाऊं?
डाउट्स बहुत सारे हैं, उसका क्लियरिफिकेशन मैं यही दे देता हूं कि मेन स्टोरेज टैंक हमको चाहिए, मतलब चाहिए। उसकी कैपेसिटी 20,000 लीटर। मैं 5वें नंबर पे बोलता हूं कूलिंग टैंक, इसकी कैपेसिटी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। 10,000 लीटर, मतलब 10,000 लीटर कूलिंग टैंक। और उसकी गहराई 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर में हम एक ओपन वेल की मोटर चलाते हैं। वो ओपन वेल की मोटर जब पानी उठाती है, तो वो पानी जब जाने के बाद में टैंक जैसे स्टार्ट करते हैं, तो समझो आधा टैंक तो उसी टाइम पे खाली हो जाता है। फिर पानी हम कूलिंग पैड्स के ऊपर में गिराते हैं, पैड से नीचे आता है और वापस उसी टैंक में, कूलिंग टैंक में गटर के थ्रू वापस आ जाता है। ठीक। अब 6वें नंबर पे मेन स्टोरेज वाटर टैंक के ऊपर में फिर वापस चलते हैं। ये कैपेसिटी जो है 20,000 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो बात की बात है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले के स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर में चाहे कुएं से ला रहे हो, नदी से ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, बोरवेल से ला रहे हो, यहां पर में 20,000 लीटर का जो आपका वो टैंक रहेगा, उसके अंदर में एक कैपेसिटी की वजह से वहां पर में एक स्टोरेज बनेगा, नंबर वन। ठीक है, पहला आपका जो डाउट है वो क्यों, तो हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जो स्टोरेज आप कर रहे हैं उस पानी के कलर के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, उसकी उसके अंदर के जो कुछ एलिमेंट्स अगर उसके अंदर में, वो आप तुरंत पकड़ सकते हो। जिसको हमको ट्रीट करते हैं, कहीं एलम से करते हैं, मतलब फिटकरी से करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, एसिडिफायर से करते हैं, वो आपको उसको ट्रीट करना है या करवाना है या करेगा। उसके बाद में ये वाटर को हम सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री के लिए, ड्रिंकिंग के लिए ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैंक, 5वें नंबर का टैंक और 6वें नंबर का टैंक कभी भी आजू बाजू नहीं होगा या जॉइंट नहीं होगा। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्योंकि अगर इस टैंकों को फुल करने की कोशिश की तो एक दूसरे में पानी चला जाएगा। तो पता चला कि कूलिंग टैंक का पानी जो कि कंटामिनेशन हो चुका है, उसमें अंदर में गंदगी जा चुकी है, वो आपके ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया, तो कोई भी इंफेक्शन बहुत जल्दी ट्रांसफर भी हो सकता है। इसलिए कूलिंग वाटर टैंक और मेन स्टोरेज वाटर टैंक, ये दोनों आपस में जुड़े हुए या एकदम नजदीक में नहीं होना चाहिए, थोड़ी दूरी होना बहुत जरूरी है। ये टैंक हमेशा, ध्यान से सुनिए, ये टैंक हमेशा आपके जमीन के लेवल से, लैंड लेवल से 2 फीट 1.5 फीट ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर जमीन के लेवल पे रहेंगे, तो जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत इजीली इसके अंदर में एंटर कर जाएगा। वो तकलीफ ना हो करके कम से कम तो 1.5 फीट ये ऊपर रहना चाहिए। 7वें नंबर पे आता है फ्लोरिंग एंड साइड हाइट। बहुत सारे लोगों के अंदर में कंफ्यूजन है कि फ्लोरिंग क्यों करें, कैसे करें। जब हम ओपन शेड चलाते थे तो उस टाइम पे तो फ्लोरिंग नहीं थी, वहां पर में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया कि भाई आप लोग इसी शेड के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्लोज कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओपन में तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। फ्लोरिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि जिस तरीके से हमको यहाँ पर में बताया गया है कि इंटीग्रेशन के अंदर में जो इन्फेक्शन होता है, वो अगर फ्लोरिंग के अंदर में अगर वो जम जाए, अगर उसके अंदर में जज्ब हो जाए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक वहीं से आपके जर्म्स पैदा होना शुरू होंगे। क्योंकि आप वॉश नहीं कर पाएंगे, फ्लोरिंग अगर आपकी ठीक नहीं है तो, कच्ची है, मिट्टी है। ठीक है। तो चाहे वो फार्मर 20 साल पहले का हो या 50 साल पहले का हो, मैं तो पूरी जिंदगी मैंने फार्मिंग किया हूं, मेरे को क्या सिखा रहे हो, तो बोलना सर पता नहीं किसने किसको क्या सिखाया, ये इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है। हमको फ्लोरिंग चाहे कैसे भी हो, हमको करके उसको दिखाना ही पड़ेगा। विदाउट फ्लोरिंग हम इंटीग्रेशन उसके साथ नहीं कर पाएंगे इसी शेड के अंदर में। उसका रीजन है इन्फेक्शन, है ना, कि बायो इन्फेक्शन ना हो करके हम फ्लोरिंग करवाते हैं। ये सभी को ध्यान में रखना है। साइड की जो हाइट है इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो शेड के साइड हाइट हो है, वो कम से कम 8 फीट होना चाहिए, नो क्वेश्चन। ठीक है। कभी भी जो साइड हाइट होगी शेड की, वो होगी 8
फीट, 8 फीट। ठीक है। और जो आपका सेंटर हाइट है, शेड के बिल्कुल सेंटर की हाइट, वो 10.5 और 11 फीट से ऊपर में नहीं होना चाहिए, 10.5 या 11 फीट सेंटर हाइट। ठीक। ये दोनों चीज आपको बिल्कुल आंख बंद करके मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में 8वें नंबर पे आता है फॉल सीलिंग। किसी किसी जगह पे ये कंफ्यूजन रहता है कि सर फॉल सीलिंग हम करें, कौन से मेटल से करें, किस मटेरियल से करें, करें कि नहीं करें। तो सजेस्ट करते हैं कि हमेशा फॉल सीलिंग जो है, वो आप जिसको भी सजेस्ट करते हैं उनसे आप ये बोलिए कि इसमें ज्यादा हैवी मटेरियल मेटल लगाने की जरूरत नहीं है। कोई लोग शीट का इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको शीट से हम फॉल सीलिंग कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए। मगर शीट से अगर कोई, अगर का शीट यानी मेटल शीट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर कर देंगे तो कहीं से भी चारों तरफ से उसको इतना लॉक करिए कि कहीं भी से भी चूहा अंदर नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर चूहा फॉल सीलिंग के अंदर चला गया, वो पूरी अपनी कॉलोनी बना देगा, इन्फेक्शन वहीं से चालू हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर फॉल सीलिंग में मेटल का अगर यूज करते हैं, अगर कोई भी शीट अगर आप लगाते हैं मेटल की, जैसे कि एल्यूमिनियम शीट, लोहा शीट, किसी की भी शीट अगर आप लगाते हैं, सीमेंट शीट, तो आप उसको इस तरीके से करिए कि चारों तरफ से वो लॉक हो और उसकी सफाई की व्यवस्था बन सके। सेकंड और सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है, वो है तारपोलिन से फॉल सीलिंग करना। मैं फॉल सीलिंग की बात कर रहा हूं, इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। रूफ इंसुलेशन एक अलग चीज है, ताकि वो जैसे वेलवेरॉन की हम शीट वगैरह लगाते हैं, वो इंसुलेशन है। ये फॉल सीलिंग की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप हमेशा जो नॉर्मल मटेरियल है, तारपोलिन, तारपोलिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपने देखे होंगे ट्रक वाले जो जाते हैं तो उसके ऊपर में एक वो तारपोलिन डालते हैं, शीट डालते हैं, है ना। उस शीट को ही तारपोलिन शीट बोला जाता है। तो वो तारपोलिन शीट से आप फॉल सीलिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें सफाई भी हो जाती है, अगर चूहा घुस गया कुछ भी चीज है तो उससे भी पता चल जाएगा कि इस जगह पर में ये, यहाँ पर में कुछ हो रहा है। और सफाई के लिए भी वो बहुत बेहतर होता है। ऊपर की जब शेड के रूफ की जब गर्मी नीचे आती है तो फॉल सीलिंग से वो लॉक हो जाती है, क्योंकि उसके नीचे फिर आपका ईसी शेड का यहाँ पर में आपका वॉल्यूम बना रहता है। तो उस वॉल्यूम को भी कम करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर फॉल सीलिंग लगाते हैं तो इसकी हाइट क्या होना चाहिए, तो जो आपकी साइड हाइट है वही आपकी फॉल सीलिंग की हाइट होती है। ये ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं 6 फीट पे कर दूं क्या, या मैं 10 फीट पे कर दूं क्या, नहीं। फॉल सीलिंग हमेशा आपके शेड के साइड की जो वॉल होती है उसी की बराबरी में वो हम लगाते हैं। इससे आपका शेड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इससे आपकी जो एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती। एनर्जी मतलब जो कूलिंग के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये सब सेविंग होती है। ये सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बड़े कमरे के अंदर में अकेले बैठे हुए हैं और अगर वहां पर में अगर आपको ठंडक चाहिए तो पूरे कमरे को ठंडा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो भी जो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो वेस्ट होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज होगी। मगर आप एक छोटे से जगह पे एक हॉल के अंदर में बैठे हैं, मगर जहां बैठे हैं वहीं पर में आपने एक छोटा कमरा बना के वहां पर में आपने एसी कूलर कुछ भी लगा लिया, तो सिर्फ उतना ही कमरा आपका ठंडा होगा, तो आपकी एनर्जी सेव होगी। राइट। 9वें नंबर पे आता है फैन का एरिया। ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा सबके अंदर में कंफ्यूजन है। ये फैन हम लगाएं कैसे। फैन की जो हाइट है वो फ्लोरिंग से आफ्टर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है, किसी काम का नहीं। फ्लोरिंग का काम खत्म जहां होगा वहां से जो इसकी हाइट है वो 1.5 फीट होना चाहिए। 1.5 फीट से ना ज्यादा ना कम। अगर आप के अंदर बात करते हैं तो 450 से बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। उसका रीजन है, रीजन अपन फिर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, मगर दिस इज ऑर्डर, साफ, क्लियर। क्यों, क्या, कब, मैं तो कम कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, नहीं। 450 पे आपका फैन, ये सोचो आपके पूरे शेड का परफॉर्मेंस इस हाइट के ऊपर में निर्भर करता है। अगर आपने इसको ज्यादा हाइट पे डाल दिया तो जो पीछे का 5 फीट का जो आपका डेड जोन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
अगर आपने इसको नीचे कर दिया तो शेड के अंदर का जो हस्क है वो निकाल के फेंकना चालू कर देगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि यहां पर में इस एरिया में आपको 450 mm की हाइट रखना है। जो आपके फैन हैं, अगर आपके फैन, वहां पर में हम सामने वाले वॉल पे 8 फैन लगाते हैं 54 इंच के, है ना। सभी लोग को ये मालूम है कि 8 फैन से ऊपर नहीं लगा सकते अपन। फिर भी अगर आपके पास में आता है कि 10 फैन आ गए, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि उन 2 फैन को हम साइड बाय साइड में हम कहां पर में हम लगाएं। राइट। अब जो आपका ये जो फैन है, सपोज अगर आपके पास में 10 फैन है, तो 8 फैन आपने सामने लगा दिए। अब जो आपके लेफ्ट और राइट में जो लास्ट वाले फैन है, उससे आपको एक एक फैन और लगाना है जो कि साइड वाले वॉल पे लगेंगे। तो उस साइड वाले वॉल पे लगाने के लिए मिनिमम आपकी वहां पर में जो दूरी बनना चाहिए वो 7 to 10 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 फीट से कम नहीं, 10 फीट से ज्यादा नहीं। बेटर जो सबसे शानदार जो अगर आपको वहां पर में दूरी अगर रखना है आखिरी फैन से, जो साइड वाले फैन है उनकी दूरी अगर रखना है, तो आपको कम से कम 7.5 फीट होना चाहिए। वहां पर में सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर अगर आपके फैन अब 12 फैन हो गए, 12 फैन हो गए, तो आप कैसा करें? तो जो आपके साइड फैन है वो वैसे ही लगेंगे जो उसके आजू और बाजू में लगते हैं। ठीक है। तो जो आपका पहला फैन है, दोनों तरफ से 7.5 फीट, 7.5 फीट दोनों अलग अलग फैन लग गए। उसके बाद में जो आप बाजू में फैन लगाएंगे वो वैसे ही लगेंगे जैसे आपने साइड जो आपने फ्रंट वाले फैन लगाए हुए हैं, बिल्कुल आजू बाजू लगेंगे। तो आपके 8 फैन सामने में हो गए। उसके बाद में लेफ्ट में आपके 2 फैन हो गए, राइट में आपके 2 फैन हो गए, टोटल आपके 12 फैन हो गया। कूलिंग पैड एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलिंग पैड एरिया कैसा करें हम लोग? ये शेड के अंदर में प्लेटफार्म बनाना है कि नहीं बनाना है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास में अगर आपके पास में वहां पर में फ्लोरिंग हो चुका है, तो जो फ्लोरिंग की हाइट होगी उसी हाइट से उसी लेवल से आपके कूलिंग पैड का एरिया बनेगा। ये शेड से लगभग 2 फीट, मिनिमम 2 फीट और मैक्सिमम 3 फीट से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ कूलिंग पैड जब भी बनेंगे, वो दोनों तरफ आपके जो प्लेटफॉर्म बनेंगे वो 2 फीट से 3 फीट तक होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उसके बीच में आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आपने वहां पर में प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो फिल होना चाहिए, फ्लोरिंग जैसा। फिर आपको बीच में पार्टीशन करना है जाली का। जाली के पार्टीशन के हिसाब से आप उसको दोनों तरफ से लॉक करेंगे ताकि मुर्गी कूलिंग पैड से जाके पानी ना पीना शुरू कर दे, या आपका हस्क जो है गीला ना हो। ठीक है। अब वहां पर में कूलिंग पैड एरिया हो गया आपका डिसाइड। यहां पर में एक बहुत मेजर चीज आती है, कूलिंग पैड गार्ड। ये मैं जाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो हम जाली के साथ में कूलिंग पैड लगाते हैं वो गार्ड है नहीं, है ना। वो तो उसके स्ट्रेंथ के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं ताकि चूहा वगैरह अंदर ना घुसे, और वो उसको कूलिंग पैड को भी एक स्ट्रेंथ बनी रहती है। मैं गार्ड की बात कर रहा हूँ। कूलिंग पैड से हमेशा 2 फीट बाहर, जब भी आपका कूलिंग पैड खत्म होता है, बाहर की तरफ में गार्ड लगाए जाएंगे। गार्ड का मतलब होता है वहां पर में भी आप पोल लगाइए और वहां पर में भी उसको कवर करिए। जैसे जेनेक्स के आपने शर्ट देखे होंगे ना, कूलिंग पैड अंदर दिखाई देता है, बाहर उसके गार्ड दिखाई देता है। गार्ड में आप उसको ग्रीन नेट से या प्लास्टिक से या आप किसी अच्छे मटेरियल से उसको आप कवर करिए। हवा नहीं रुकना चाहिए, मगर जो बाहर से डस्ट पार्टिकल्स हैं, लकड़ी है, कोई भी चीज है, वो उड़ के सीधा आपके कूलिंग पैड को बर्बाद ना कर दे, डैमेज ना कर दे, या वहां पर में खराब ना कर दे। इसलिए आपको सामने गार्ड लगाना पड़ेगा। इसमें एक चीज और, अगर हो सके तो इसको जाली से टोटल कवर कर दीजिए गार्ड के साथ, ताकि उसके अंदर में एयर जा सके। यहाँ बहुत सी जगहों पे मैं डॉग्स वगैरह देखा, उसके अंदर घुस जाते हैं, बकरियां अंदर घुस जाती हैं, गाय अंदर घुस जाती हैं, और वो आपके पूरे कूलिंग पैड को और उस एरिया को डैमेज कर देते हैं।
क्योंकि उनको ठंडा पानी लगता है, जैसा भी हो, तो वो पीने के लिए या वहां से अंदर घुस के बैठने के लिए कोशिश करते होंगे। इसलिए आप उसको जाली लगा सकते हैं। अगर इसकी फोटोएं वगैरह आपको चाहिए तो किसी को भी, ऑल आर मोस्ट वेलकम, हम उसकी फोटो भी आपके साथ में हम शेयर कर देंगे। तो ये इस 10 पॉइंट्स को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। आपको हर किसी को वहां पर में जाके इन चीजों को चेक करना है। शेड एक अलग चीज है, और शेड के साथ में जो ये चीजें बन रही हैं, जैसे कि आपका फीड गोदाम हो गया, कूलिंग टैंक हो गया, मेन स्टोरेज टैंक है, इसको हम एमेनिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अभी जब भी अपन बात करेंगे तो शेड एंड एमेनिटीज बोलेंगे। एमेनिटीज बोलने से आप टेंशन में मत आना, ये क्या नई चीज आपने पैदा कर दी है। एमेनिटीज का मतलब है उस शेड को चलाने के लिए जो भी सपोर्टिंग में जो भी चीजें लगती हैं, उसको हम एमेनिटीज बोलते हैं। ठीक। यहां पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा साफ करके बता रहे हैं कि यहां पर मैं ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट हैं, ये बहुत जगहों पे, ज्यादातर गांव के अंदर में आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कच्ची रोडें दिखाई देंगी, चलेगा, मगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसके अंदर में होना बहुत जरूरी है। बायो सिक्योरिटी के लिए आपको उस गेट के पास में उनको बोलना पड़ेगा, सर एक छोटा सा हट बना दीजिए, मतलब छोटी सी एक झोपड़ी बना दीजिए, कुछ एक रूम बना दीजिए। वहां पर में बिना फार्मोलिन फॉगिंग के अंदर में नहीं आना चाहिए। खैर वो बायो सिक्योरिटी की चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं, मगर आप थोड़ी सी इस कंडीशन को जरूर ध्यान में रखिए कि जहां पर में जिस तरीके से ऐसी रोड दिख रहे हैं वहां पर में चल जाएगा। मगर देखिए यहाँ पर अगर फोटो में भी देख रहे होंगे कि कच्ची रोड वहां से अंदर आ रही है, चलेगा ऐसी अगर है। इन रोड के ऊपर में आप देख के तो कोई नहीं बता सकता कि ये रोड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्या होगी, ये पता नहीं चल पाता। मगर कोशिश करिए, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि गाड़ी आपकी दबना, रुकना, गिरना, तिरछी होना, फंसना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। बायो सिक्योरिटी कंसर्न में रोड के ऊपर में आपको हमेशा वहां पर में आप छिड़काव करते रहिए, रोड को फिलिंग करते रहिए, उसको चौड़ीपन के साथ में रखिए ताकि आपकी बड़ी छोटी गाड़ी सभी आ सके। ठीक। यहां पर में आपको जो हमने पॉइंट्स के ऊपर में बात किए हुए थे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, ये एक बहुत जनरल फोटो हमारे हरीश ने बना के डाले हुए हैं ताकि आपको कॉमन ये लग सके। हम इससे भी बहुत खूबसूरत फोटो, बहुत साफ सुथरी फोटो हम इसके अंदर में डाल सकते थे, मगर इसको हमने जानबूझ के डाला हुआ है ताकि आप लोग समझ सकें कि यस, ये कॉमन चीज है। यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर ऊपर रखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि कुछ आपने नीचे में भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। ये प्लीज इसका ध्यान रखिए कि ये यहाँ पर में इस तरीके से जो है व्यवस्था को सही करवाने की आप कोशिश करिए। ट्रांसफार्मर इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर में कहीं पर में भी कोई सेफ्टी कंसर्न में कोई चीजें छूटे ना, वायर खुला पड़ा हुआ है, उसको टेप मारा नहीं गया है, उसके पास में कुछ भी हो रहा है, वहीं बकरी का कोठा है, वहीं पर में गाय भी बैठी हुई है, प्लीज उनको बताइए कि अगर ऐसा कुछ है तो इस एरिया को कवर करिए। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लगने के बाद ही आपके पास में मेन सप्लाई आएगी। ये नहीं तो फिर आपको जनरेटर चलाना पड़ेगा जो कि आपके डीजल को खपत कर देगा। जनरेटर का एक बड़ा सुंदर फोटो यहाँ पर में हरीश ने डाला हुआ है। एकदम सिंपल है। लोग बोलते हैं इसको कहाँ रखें, कैसे रखें, किधर रखें, ऊपर रख दें, नीचे रख दें। सिंपल है, जमीन से इसका प्लिंथ बनेगा, चबूतरा। जो चबूतरा बनेगा वो कम से कम 2-2.5 फीट ऊपर होना चाहिए, है ना। 2 से 2.5 फीट इसको ऊपर रखिए, जो उसके जमीन लेवल से ऊपर होना चाहिए। शेड के अपने जो डीजी है उसके साइज के हिसाब से आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। जनरली हम 8 फीट का चौड़ा और 10 फीट का लंबा चबूतरा बनवाते हैं। 8 फीट विड्थ, 8 फीट विड्थ, 10 फीट लेंथ। मगर ये हमारे जो जनरेटर, नॉर्मल जनरेटर उसके हैं। अगर किसी के पास में डबल जनरेटर करना है या आपके पास में वहां पर में बड़े जनरेटर हैं, अगर ज्यादा शेड है तो बड़े जनरेटर होंगे, तो उसकी जो प्लिंथ है और जो उसका प्लेटफॉर्म है वो एक बार आप पूछ सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस जनरेटर को डेली आपको 8 मिनट्स उनको बोलना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, जनरेटर को 8 मिनट चलाना जरूरी है, 8 मिनट्स।
9 o'clock आप स्टार्ट करवाइए, 9:08 पर उसको बंद करवाइए। क्यों 8 मिनट्स कहाँ से आया? 3 मिनट्स जो होता है वो जनरेटर का जो इग्निशन होगा, जो बैटरी कंज्यूम हुई है, वो 3 मिनट में उसको वापस फिल करती है, उसको चार्ज करती है, और 5 मिनट उसकी चार्जिंग के लिए लगता है। जनरेटर आपके यहाँ पर में सप्लाई गई है कि नहीं गई है, उससे फार्मर को बोलिए लॉग बुक मेंटेन करके पक्का वहां पर में आप कोशिश करिए कि इसको 8 मिनट चलाने बोलिए आइडल। तो उससे ये होगा कि अगर आप सुबह आप चलाएंगे तो अगर जनरेटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत जल्दी कैच हो जाएगी। पता ये चलेगा कि कहीं भी इसके अंदर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो उनके पास में उतना टाइम रहेगा, पूरे दिन का टाइम रहेगा, वो किसी को भी कॉल करके सुधरा सकते हैं। अगर आपके पास में मेन सप्लाई नहीं है तो एकमात्र जो सहारा है वो है जनरेटर। बात करते करते मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, फार्मर को ये भी आप बताइए कि ऑटोमेशन हम तो बोलते हैं, दुनिया के अंदर में सभी ऑटोमेशन बोलते हैं, मगर ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करे और घर में जाके सो गए। शेड के अंदर में हमारे बहुत सारे अभी केसेस हुए हैं जिसके अंदर में शेड में कोई भी अवेलेबल नहीं था, कोई भी। बल्कि उनका शेड में उन्होंने ऑटोमेशन भी डाला था कि अगर मेन सप्लाई अगर बंद होगी तो जनरेटर अपने आप चालू हो जाएगा। अब जनरेटर तो अपने आप चालू हुआ, उसमें डीजल ही नहीं था। तो अब इतना भी बड़ा ऑटोमेशन अभी तक तो नहीं आया कि डीजल भी अपने आप पेट्रोल पंप से रोबोट उठा के लेकर आया और उसको लाके फिल कर दे। तो इतना भी उनको आप समझाने की कोशिश करिए। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि बस अब आपने चालू किया और जाके वहां पर में सो गए घर में। फार्म के अंदर में एक भी आदमी नहीं, और जनरल उनका पूरा फार्म निपट गया, बहुत सारे केसेस हुए। तो उनको ये बोलिए सर, 24/7 जब तक आपके यहाँ पर में बर्ड्स हैं, एक आदमी शेड के अंदर में रहना बहुत जरूरी है। सिविल वर्क का ये हमारा सेशन है, तो अपन वापस सिविल वर्क के ऊपर में चलते हैं कि ये जनरेटर का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर में आप देख रहे हैं कि लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट किस तरीके से यहाँ पर में आप को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उन्होंने हमारे सामने के चीज़ों को बनाया हुआ है, कैसे कैसे रखा हुआ है, आपको दूर से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर में रखी हुई है। थोड़ा अस्त व्यस्त ना रहे, थोड़ा उसको सेग्रीगेट करने की, उसको साफ करने की, उसको सफाई के साथ में करने की आप उनसे बोलिए। ऊपर में इस शेड पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही है, आप सब लोग अगर देख रहे होंगे, अगर छोटे अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो शायद नहीं दिखेगी, मगर मैं आपको बता देता हूँ। शेड के ऊपर में कोई भी मेटल शीट नहीं लगा सकते। मेटल शीट का मतलब है जीआई शीट, लोहा शीट या कोई और धातु की शीट को आप नहीं लगा सकते। उससे गर्मी जबरदस्ती पैदा होगी, जो आपके फैन का ड्यूरेशन बढ़ेगा, कूलिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बर्बाद होगी। और अगर 1 मिनट के लिए भी अगर लाइन गोल हुई या जनरेटर चालू हो रहा है, उतने ही टाइम के अंदर अंदर आपका शेड वापस फिर से गर्म हो जाएगा। तो प्लीज उनको बताइए कि यहाँ पर में एस्बेस्टस, नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं अगर पेन पेपर होंगे, या अगर आप इसको याद रख सकते हैं, एस्बेस्टस या सीमेंट शीट का ही इस्तेमाल करिए। इससे आपका जो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर में बहुत बड़ी आपको सहूलियत मिलेगी, रुकावट मिलेगी। तो मेटल शीट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, ना कर सकते हैं, हम उसको बिल्कुल भी मना करते हैं। ठीक, कोई डाउट्स है आप बाद में पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर में आपको शेड में सबसे पहले क्या जाके देखना है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग किस तरफ से करवा रहे हो, कितने आपने दरवाजे, दरवाजे जो बनेंगे वो हमेशा जिग जैग में बनेंगे। कोई भी दरवाजा जो आपका नॉर्थ एंड साउथ में बनेगा वो एक दूसरे के सामने नहीं बनना चाहिए। दो दरवाजों के बीच में एक दरवाजा, मतलब आपके जो नॉर्थ साइड और साउथ साइड, जैसे कि हमको 5 दरवाजे बनाना है, तो जो 5 दरवाजे होंगे वो तीन एक तरफ हो गए, तो दो दूसरी तरफ में उनके जिग जैग में बीचों बीच में आना चाहिए। जो आपका मेन एंट्रेंस वाला दरवाजा है वो किसी एक तरफ होना चाहिए, किसी एक तरफ, शेड के किसी एक तरफ होना चाहिए, पता चला दोनों तरफ से एंट्री हो रही है। ठीक है। और आपका जो पैनल है वो वो आपके नॉर्थ में हो या आपके साउथ में हो। पैनल कभी भी शेड के बाहर नहीं फिट होगा।
हमेशा पैनल जो होगा वो शेड के अंदर हो। किसी भी कार के अंदर में आपने देखे हो कि स्टेयरिंग जो है वो छत पे लगा हो, या स्टेयरिंग जाके वो डिक्की के पीछे लगा दिए हो। जहां स्टेयरिंग लगना है वहीं स्टेयरिंग लगेगा। हमारा स्टेयरिंग है हमारा कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल जो है वो हमेशा शेड के अंदर लगेगा, ताकि आपका जो मैनेजमेंट है, ताकि आपके जो चीजें हैं वो एकदम बेहतर हो सके, उसको हम सही तरीके से मैप कर सकें। मैन्योर मैनेजमेंट मतलब जो यहां से गंदगी निकलेगी, उसको जो हस्क निकलेगा, जो बीट निकलेगा, उसको आप कहाँ ले जाके डंप करेंगे। ये सब बनने के टाइम में ही आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से ज्यादातर लोग बोलते हैं सर कहीं भी डाल दो ना सर, यही बाजू में डाल देना, कुछ नहीं होता, अगले बार तक हम उसको वो कोई आएगा तो उठा के ले जाएगा। याद रखिए, इसके अंदर का निकला हुआ जो पोल्ट्री मैन्योर होता है वो बहुत बड़ा आपका बायो सिक्योरिटी का एक रीजन हो सकता है। आप शेड के अंदर इतनी मेहनत करवाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, एक छोटी सी हवा अगर उस मैन्योर से आ गई जो कि आपने शेड के इधर आजू बाजू में ही डंप करवा दिए थे, तो आपका वो पूरा शेड निपट जाएगा। हवा आपको रोक नहीं सकते हो किसी भी जगह से। ठीक है। इसके बाद में आपका स्टोरेज फैसिलिटी, बहुत ही शानदार ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। फीड गोदाम आपका नियर बाय होना चाहिए। गोदाम यानी गोदाम, वो भी जो भी आपकी शेड की फ्लोरिंग हाइट है, फ्लोरिंग हाइट यानी ग्राउंड लेवल से ऊंचा, 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। आपका शेड हमेशा ग्राउंड लेवल से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। जबकि आपने देखे होंगे ओपन शेड जो बनते हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं, क्योंकि उनको जरूरत भी है। भाई हवा अगर आपन ने ऊंचा बना दी तो तकलीफ आएगी। तो हाँ। नीची शेड जो होगा वो हमेशा 2 फीट ऊपर ही होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर से। अब वो वहां पर में आपने अगर बना दिए तो अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बाकी के जो मेरे फीड गोदाम है, मेरे अदर जो पैनल रूम है, ये है वो मैं कितना बनवाऊं। तो जो हाइट, जो आपने फ्लोर की हाइट लिया हुआ है शेड की, वही हाइट सब जगह पर में एक जैसी होगी। फिर इसके बाद में आता है वेस्ट डिस्पोजल, जो मोर्टेलिटी टैंक जो आपके यहाँ पर में बनती है, वो हम कहाँ बनवाएं। तो आगे के ड्राइंग में मैं आपको एक बार जरूर समझाऊंगा कि वो हमेशा कहाँ बनना चाहिए। हम शेड के बाजू में बना दें क्या, ऊपर बना दें क्या, यहाँ से दूर बना दें, नजदीक बना दें? नहीं, उसकी भी एक दिशा होती है, उसका भी एक डायरेक्शन होता है जहां पर में हमको मोर्टेलिटी टैंक बनाना है। ठीक है। फिर आपके यूटिलिटी के कनेक्शन, कोशिश करिए कि जो भी वहां पर में ट्रांसफार्मर वगैरह जो कुछ भी है वो हमारे शेड से जितना नजदीक होंगे, केबल उतनी कम लगेगी। केबल कम लगेगी, जनरेटर हमारा नजदीक में रहेगा, उससे फायदा ये होगा कि इन केस कभी कोई दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको जल्दी फाइंड आउट करके उसको हम रेक्टिफाई कर पाएंगे, है ना, फार्मर रेक्टिफाई कर पाएगा। अब अगर आपने शेड बना हुआ है आपका 500 मीटर दूर, और उधर से आपकी केबल आ रही है, और बीच में उस केबल के ऊपर से ट्रक, गाड़ी, ट्रैक्टर, खुदाई फदाई सब चल रही है, पता चला कि उन्होंने धीरे से केबल कोई काट दिया, हुआ है केस, यकीन मानिए। कोई भी चीज यहां पर में हम हवा में बात नहीं करते हैं, हुई है। अब वो शेड में ना जनरेटर की सप्लाई जा रही है ना वहाँ, क्योंकि सब चीज तो आपने आजू बाजू रखे हुए हैं, जनरेटर और आपका ये ट्रांसफार्मर, वो भी काफी दूर रखा हुआ है। अब आप फंस गए। तो कम से कम कोशिश करिए, इसको हो सके तो नोट डाउन करिए, जनरेटर हमेशा शेड के पास में, और ट्रांसफार्मर जहां लगाना है फिर ठीक है उसको कोशिश करिए कि नजदीक से नजदीक हो सके। मगर जो जनरेटर रखा जाएगा वो शेड के नजदीक, क्योंकि अगर मेन सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो केबल अगर फट टूट गई, तो हमारे जनरेटर से हम उसको सप्लाई देके कम से कम हम इमरजेंसी में हम उसको कर सकें। जो यूटिलिटी कनेक्शन है ये इसी से इसका संबंध है ना। सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति को अंदर बाहर मत आने दीजिए। इमरजेंसी एक्सेस कहाँ से आपको अगर कहीं भी अगर इस तरीके से दिक्कत आती है कि अगर आपकी सप्लाई बंद हो गई या कुछ भी अगर ऐसी तकलीफ होती है, तो वहां पर में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शेड के अंदर में जो आपके डोर लगते हैं या विंडो आपके लगते हैं, वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए, नंबर 1।
कभी भी कोई भी दरवाजा शेड के अंदर नहीं खुलना चाहिए, वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ओवर साइज के पर्दे डालिए बाहर की तरफ से, जो कि पतले हों, ताकि अगर उसके अंदर में कोई एयर वगैरह अगर लीकेज होती है तो वो सक करके उस पर्दों को चिपका दे, और जो हवा वहां से लीकेज, जो गर्म हवा बाहर की आ रही है, वो लॉक हो जाए। तो ये सबसे बड़ा उसके अंदर में रीजन रहेगा, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके शेड के अंदर में जो भी यहाँ पर में हवा अंदर आती है, वो दरवाजे या आपके आपके विंडो के थ्रू ही अंदर आती है वो। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। तो आप क्या बोलेंगे उसको, कि जो भी आपके वहां पर में दरवाजे लगे हैं, आउटसाइड से ओवर साइज का एक पर्दा डालिए। पर्दा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो और पतला वहां प्लास्टिक हो। हर डिस्पैच के टाइम में उसको उठा के वो अपने गोडाउन में रख दें सेफली, नहीं तो पता चला कि वो सीधा लेके चला जाएगा आपका। है ना, किसी ने कलाकारी किया अभी मेरे पीपीटी में, है ना, किसी ने कुछ उंगली किया है, ये वापस अब एक लाइन आ गई, अब ये लाइन पूरे पीपीटी खत्म होते तक ये खत्म नहीं होगी। राइट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कूलिंग टैंक कैसा बनना चाहिए, दिख रहा होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कूलिंग टैंक जो है वो आपका 2 फीट ऊपर होना चाहिए, ग्राउंड से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये पैक होना चाहिए, ऊपर से बंद। लोग इसी तरीके से खोल के छोड़ देते हैं। नहीं। सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। एक एनोनेट करके एक होगा ऊपर, देखिए राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एनोनेट लिखा होगा। उस पे क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। थैंक यू। तो यहां पर में आप कूलिंग टैंक देख रहे हैं कि जो ऊपर से आप ये पैक होना चाहिए। पैक होने से आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके अंदर में जो गंदगी है बाहर से इधर से उधर से वो नहीं जाएगी। अच्छा हाँ, इतना भी ये ऊपर ना कर दें, ताकि आपका ये पानी जो है, पानी इसके अंदर में नहीं आना चाहिए। নদীর উপর आपका ये जो टैंक है इसके अंदर में पानी रिटर्न भी आना है, तो इतनी हाइट ना हो ताकि सर एक मिनट। ये फिर पानी जो है आपके कहीं पर में ब्लॉक हो जाए। तो सोचिए कि जो आपका ध्यान रहे कि कूलिंग टैंक से जो बॉटम है, इसलिए तो अपन बोलते हैं ना कि शर्ट को 2 फीट की हाइट पे बनाइए, मतलब उसका फ्लोरिंग 2 फीट की हाइट पे, ताकि जो आपकी ये जो लाइन है, वाटर लाइन है, जब रिटर्न होके आए तो वो इजीली इस टैंक में पानी वापस आ जाए, वेस्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको टैंक बनवाना है जिसकी हाइट यहां पर में ऐसी होना चाहिए। ठीक है। अब सॉरी, यहां पर में आप देख रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड टैंक किस तरीके से बनते हैं। 2 तरीके से हैं इसके अंदर में, दो इसके अंदर पार्ट करके बनाए हुए हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं, अगर सर आप दिस इज में द पार्ट करना चाहें तो आप कर मेन स्टोरेज सकते हैं। टैंक सर। मेन हाँ स्टोरेज टैंक हरीश, सर। मेन स्टोरेज टैंक सर दिस इज। ये मेन स्टोरेज टैंक है, करेक्ट। ये है आपका 20,000 लीटर का टैंक है। बीच के जो आपको वो दीवार दिख रही है, ये ब्लॉक नहीं है। एक तरफ में आपका इन होगा पानी, दूसरे तरफ से आउट होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्यों हम इस तरीके से सजेस्ट करते हैं, अगर बन सके तो, ताकि आपका जो एक तरफ से पानी आए, अगर उसमें कोई गंदगी है तो उस छोटे वाले टैंक में वो सिक्योर हो जाता है। और उसके बाद में बीच में अगर जो होल होते हैं, उससे पानी दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाता है। दूसरे टैंक में आपकी मोटर लगी है, यही मोटर आपके पानी को उठा के सीधा हाइट पे लेके जाती है। ठीक है, और हेड टैंक में लेके जाती है। तो इस तरीके से आपका मेन स्टोर ये भी कवर होगा, ये भी पैक होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। है ना, ये इसमें भी मेन होल होंगे, ताकि आपको इसको बीच बीच में खोल के साफ सफाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ेगी। और हर हर बैच के बाद, मैं हर रोज नहीं बोल रहा हूँ, हर बैच के बाद यही ड्राई होगा। इसी पानी को आप इस्तेमाल करिए, शर्ट को धोइए, उसको साफ साफ सफाई वगैरह करिए, इसके आजू बाजू भी नीट एंड क्लीन करिए, और इसको हमेशा एक बैच के बाद में चूना पुताई करना जरूरी है। कोई भी वाटर टैंक को अगर आप चूना पुताई करवाएंगे तो उसके अंदर में जो बायोसिक्योरिटी रीजन, ये बहुत अच्छी चीज है।
ठीक। चल इसमें लगाने वाला पट्टी कैसे लगाए थे तो उस दिन, देख 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 उसको लेके आओ। हाँ। अब इसके बाद में हम आते हैं फ्लोरिंग के ऊपर में, बहुत ही शानदार। ये फार्मर ने फ्लोरिंग किया हुआ है, देख रहे होंगे आप बहुत, अगर आप इसको क्लोजली अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए। फ्लोरिंग जो भी होगी वो एक लेवल में होना चाहिए, कहीं पर में गड्ढे, कहीं पर में ऊंचा, कहीं पर में भी नीचा नहीं। फ्लोरिंग हमेशा एक लेवल पे होना चाहिए। सामने से लेकर पीछे तक पूरा फ्लोर वाटर लेवल पे ये एकदम परफेक्ट जीरो पे आना चाहिए। किसी किसी हाँ शेड में सर। ये समझ में आया है कि आपका जो कूलिंग वाला जो पैड है वो या तो ऊंचा है या तो नीचा है। तो ये लेवल बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी भी उल्टा सीधा ना हो। फैजान सर, फैजान सर, जी। ये एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जहांगीर बोल रहा हूँ, जी। साउथ बिहार। ये टैंक के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टोटल हमें इसी शेड में 4 टैंक चाहिए। जो एक हो गया स्टोरेज टैंक हो गया, एक हो गया कूलिंग टैंक हो गया, एक हो गया मेडिसिन टैंक, और कोई हमारा और कोई फोर्थ को टैंक लगता है, ओवरहेड नहीं। टैंक। ओवरहेड टैंक। यस, तो राइट, तो उनका आपका कुछ जो, ऐसा डिस्क्रिप्शन। हाँ, हो गया। जी जी मेडिसिन, बोलिए। मेडिसिन हाँ। टैंक जो होता है वो तो कंपनी देती है आपको, जो 200 लीटर ठीक का है। होता है या हाँ फाइव बस। हंड्रेड लीटर का होता है, वो शेड के अंदर रखा रहता है। हाँ अगर ये सिविल से रिलेटेड है तो हमको इस शेड के साथ साथ उसको सिविल से हमको बनवाना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने ठीक। कूलिंग टैंक बना लिया शेड के नजदीक। कूलिंग टैंक हमेशा शेड के नजदीक ही बनेगा, क्योंकि वो आपको कूलिंग के लिए, रिटर्न वाटर के लिए भी आपको उसी में पानी लेकर आना है। मेन एक्चुअली मेरे को ये स्टोरेज टैंक। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना था। जी। स्टोरेज टैंक है जहां पे हम डंप कर रहे हैं पूरा फार्म का वाटर, जो भी करेक्ट। रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्लीनिंग है, नहीं ड्रिंकिंग है, नहीं क्या नहीं भी है। नहीं, हाँ। करेक्शन डॉक्टर साहब, ओनली ओके, ड्रिंकिंग वाटर। स्टोरेज टैंक के लिए। इज हाँ। स्टोरेज टैंक ओनली फॉर ड्रिंकिंग। ओके, वो होना चाहिए 20,000 लीटर। 20,000 लीटर फॉर ओके देन। स्टोरेज एंड डी इन्फेक्शन करने के लिए उसको। ओके देन कम्स कूलिंग टैंक। इसका पर्पस। इसका पर्पस आपके कूलिंग के लिए, जो आपके सिर्फ पैड को गीला करेगा, जो बचा हुआ ओके, ये पानी है सिर्फ। उसको रिटर्न आपके कूलिंग टैंक में ओके, डालेगा, गंदा ये पानी नहीं। कूलिंग पैड के लिए। ओके करेक्ट। देन कम्स ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक जो बोला है आपका, काका। यार बीच में कौन बोल रहा है ये? अरे चित्ररंजन। म्यूट करो ना, मीटिंग चल रहा है, बाकी म्यूट करो प्लीज। जी सर। चित्ररंजन करके कोई है। तो जी जी। वहां पर मैं आपका जो ओवरहेड टैंक है, जो आपने मेन स्टोरेज टैंक बनाया है 20,000 लीटर, जिसको आपने ट्रीट करे, उसको ट्रीट करना जरूरी है। चाहे आप ओके उसको ओके, एलम से करें, चाहे आपको ब्लीच से करें, उसके जो, ठीक। उसमें जो कंटामिनेशन है या नहीं भी है, तो भी उसको आप उसको जरूर एक बार ट्रीट करिए। उस वाटर को उठा के आप ओवरहेड टैंक में डालेंगे। जो कि बाद में ड्रिंकिंग के लिए यूज हो जाएगा। करेक्ट, जो वहीं ड्रिंकिंग और से बाई डिसइंफेक्शन। ग्रेविटी पानी ऊपर से नीचे आएगा, और वही पानी ठीक। आएगा आपके शेड के अंदर में। और शेड के अंदर में जो आपने मेडिसिन टैंक रखा हुआ है, जो अपने कंपनी हाँ, देती है, उस टैंक के ठीक अंदर है। आएगा, और वहां से फिर वो ड्रिंकिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके 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 ठीक। ओके, थैंक यू सर, थैंक तो ये फ्लोरिंग वाला मैटर था। इस फ्लोरिंग को बहुत ध्यान से देखिए, कैसी होना चाहिए फ्लोरिंग। सर रफ करवा दूं क्या, या मैं उसको एक काम करता हूं, मैं सीमेंट डाल के उसको कुटवा दूं क्या, या मैं पत्थर डाल के उसको पिसवा दूं क्या? कुछ नहीं, जो फ्लोरिंग आपके सामने दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। डिस्टरबेंस थोड़ा कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज म्यूट करिए, नहीं तो नाम नोट कर करके फिर मैं बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। मैं नाम नोट करते जाऊंगा कि बिल्कुल आप सोच सकते हो कि यहाँ पर में जो लोग हमारे स्टाफ इस प्रेजेंटेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, वो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। दही ले आओ, चावल ले आओ, है ना, बच्चा रो रहा है। तो ये हरकतें अगर मेरे सामने अगर रही तो मैं नोट करवा के फिर मैं अपने एक्शन अपने हिसाब से लूंगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज म्यूट करिए। मैं बार बार यहां से मेरे को क्लिक करना पड़ रहा है, मेरा बार बार ध्यान म्यूट म्यूट करने पे जा रहा है। आप लोग सभी लोग जितने भी, प्लीज जितने भी एचओडी हैं, इनको ध्यान रखिए कि कोई अगर स्टाफ का अगर कोई अगर दिख रहा है और वो सुन नहीं रहा है, सोच सकते हैं कि आपके रहने के बावजूद भी अगर वो सुन नहीं रहा है तो उसकी हालत वर्किंग करने पे वो क्या करता होगा। उसका नाम नोट कर लीजिए प्लीज, है ना। ओके। नेक्स्ट हम इस पे जा रहे हैं कि आपका
किस तरीके से ये आपकी फॉल सीलिंग होती है। बहुत अच्छी हरीश ने ये फोटो डाले हुए हैं कि देखिए फॉल सीलिंग को कितना बढ़िया तरीके से किया हुआ है। एक तार उन्होंने ऊपर से बिछाया हुआ है उसके ऊपर में, और 8 फीट की हाइट पे ये फॉल सीलिंग किया हुआ है। कितने अच्छे फैशन में ये लगाया गया है। तो जिस तरीके से मैंने आप सभी लोग से रिक्वेस्ट किया था कि कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप यहाँ पर में सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल का यूज करें, हार्ड शीट का यूज ना करें। अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली लॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चूहा या कीड़े कुछ भी अगर ऐसी चीज चली गई तो फिर उसको एक तो निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, दूसरी चीज वो कॉलोनी बना लेते हैं। तो गंदगी ऑब्वियसली, अगर ऊपर गंदगी है तो हमारे शेड के अंदर में इन्फेक्शन के साथ में अंदर आएगी। तो ये आप देख रहे होंगे साइड की ये ओपन, एक्चुअली ये जो शेड है इसमें ब्रिक्स यूज नहीं किया गया है। तो कुछ फार्मर, कुछ हमारे जो स्टाफ है उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें हम इसको लगाएं। मतलब हमारे जो साइड वॉल है उस वॉल को अगर हमको नहीं लगाना है तो हम जाली कैसे लगाएं। तो देखिए ये जाली का भी सिस्टम है इसके अंदर में, और आप इसमें कर्टन बाहर तरफ से लगेंगे। एक और सोचने में आता है कि हम कर्टन अंदर लगाएं कि बाहर लगाएं, तो ये कर्टन बाहर की तरफ से लगते हैं ताकि जब हमारे फैन ऑन हो तो वो पूरे कर्टन इस जाली पे चिपक जाते हैं। तो अंदर की तरफ ना लगाते हुए इसको बाहर लगाएं। मेन बेसिकली फॉल सीलिंग के जो क्वेश्चन हैं उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर में किस तरीके से खूबसूरती के साथ फॉल सीलिंग किया गया है। नीचे से जो हाइट है वो कम से कम फ्लोरिंग से 1.5-2 फीट की हाइट ली गई है। बाजू में जालियां लगी हैं, जालिये का बाकायदा फ्रेम लगा हुआ है। और एक चीज इसके अंदर में माइनस जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे सेंटर में हमने पोल लगाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो इस शेड की विड्थ के हिसाब से हम बात करते हैं जो 40 फीट होना चाहिए, 40 फीट से ऊपर ना हो, उसकी वजह ये है कि हम 20-20 फीट के हम उसके अंदर में कैंची लगाते हैं। दो कैंची को मिला के एक हमारा 40 फीट का कैंची, कैंची का मतलब होता है ट्रस, ट्रस, ठीक है ना। उसको हम हिंदी में नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में हम उसको कैंची बोलते हैं। तो जो 40 फीट की जो कैंची होती है वो जब इतने स्ट्रेंथ के साथ में लगती है, बनती है, तो उसके बीच में पोल नहीं लगता है। तो शेड के अंदर में जो हमारे ऑपरेशन के टाइम में जो तकलीफ आती है, जो हमारे सर्कुलेशन के टाइम में जो तकलीफ आती है, वो तकलीफ नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप इस शेड के बीच में एक भी पोल, पिलर, खंबा कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हमने पैदा कर दिया है उस शेड के ऑपरेशन में, ठीक है। और इसके अंदर में कुछ लोग हैं जो लाइट लगाने के लिए, लाइट को बंद करने के लिए वो दिन की रोशनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं, हमने जो लाइट की यहाँ पर में व्यवस्था करके रखे हुए हैं वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। 7 वॉट का हम बल्ब यूज कर रहे हैं 10x10 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो बहुत लेस एनर्जी हमारी यूज होती है। एक इम्पोर्टेंट दिमाग में मेरी बात आ रही है, जब भी आप फ्लोरिंग करते हैं तो जब आप क्लीनिंग करेंगे तो इसका पानी भी बाहर जाना चाहिए। तो जगह जगह पे यहाँ पर में छोटी छोटी जगहों पे आप पाइप लगा के आउटलेट बनाइए ताकि वो जो पानी है बाहर निकल सके, और उसको एक कैप से पैक करिए ताकि आपके यहाँ पर में जो चूहा वगैरह है उस पाइप के थ्रू अंदर ना आ सके। ये चीज का ध्यान रखिए। तो ताकि आप उस शेड को जब आप क्लीनिंग करते हैं तो वो वाटर जो है क्लीनिंग के बाद में उस पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो आपके ऑपरेशन के टाइम में पाइप बाहर तरफ से प्लास्टिक का जो पीवीसी का कैप होता है वो लगा रहना चाहिए ताकि हवा वहां से अंदर ना आए या कोई चूहे वगैरह वहां से अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर में चल रहे हैं। ये एक वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर में हमारे फैन लगते हैं। ये फैन के लिए एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा है। एक दूरी के हिसाब से यहाँ पर में फिक्सिंग की गई है। एक बहुत वही सवाल आता है बार बार के सर हमारे फैन की हाइट कितनी होना चाहिए। फैन की हाइट मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फ्लोरिंग से जो फैन लगेगा 450 mm पे लगेगा, 1.5 फीट पे लगेगा, 1.5 फीट से ऊपर नहीं, 1.5 फीट से नीचे नहीं। एक और इम्पोर्टेंट, इसके सामने ही आप देख रहे होंगे कि कुछ आपको दीवार जैसी दिख रही है, रॉन्ग, गलत।
बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस फैन को जब आप चालू करेंगे तो इसकी हवा कहाँ जाएगी? आपके उस सामने वाले रॉक पे जाएगी, या दीवार पे जाएगी, या आपके ऑब्स्टिकल पे जाएगी, और वो हवा वापस आपके शेड के अंदर घुसेगी। आपका फैन जो है वो वहीं पर में एक मॉड्यूल की तरह काम करेगा, कि वो वही एयर को बाहर करेगा और वहीं से एयर को अंदर लेता चला जाएगा। तो जो आपका वेंटिलेशन सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिए कि जहां पर में भी आपके एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, उस एग्जॉस्ट फैन से कम 25 फीट की दूरी तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी यानी कुछ भी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पेड़ लगा देंगे, वो कर देंगे, ठीक है लगा दीजिए। पेड़ भी कुछ तरीके से अलग होते हैं। एक अशोक का पेड़ होता है जो कि एकदम सीधा सीधा चलता है। नाम उसके आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं मालूम। मैं उसको हो सकेगा तो मैं फोटो वगैरह में डाल दूंगा। अगली बार इसमें हरीश आप ध्यान रखिए, फोटो डाल देंगे। कि वो जो अशोक का पेड़ होता है, एक तो उसके अंदर में जो उसकी पत्ती होती है उसके ऊपर में कोई पक्षी आके, कोई बर्ड आके उसके ऊपर में बैठ नहीं सकता है। नंबर वन। नंबर टू, वो एक बहुत एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे फैन से निकल के जाते हैं तो उससे वो फिल्टर होके वही गंदगी वही जमीन पे गिर जाती है, ताकि जो दूसरे किसान है या दूसरी जगह पे जो उसके डस्ट के पार्टिकल जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि जो हमको मेन हमारा ऑपरेशन है जिसमें जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो नहीं होते, क्योंकि एयर निकल जाती है। तो उस 25 फीट पे आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो एक हॉर्न जैसा बनता है। जहां से भी हवा, एग्जॉस्ट फैन अपनी हवा फेंकता है, उस जगह से 25 फीट दूरी तक एक हॉर्न बनता है। हॉर्न यानी समझते होंगे ना, स्पीकर। स्पीकर का शेप कैसा होता है? जो एक तरफ में वो छोटा होता है, दूसरी तरफ वो बड़ा होता चला जाता है। ऐसी 25 फीट का पूरा हॉर्न बनता है वो। तो उस हॉर्न की वजह से वो फिर जाके पूरा वो डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मगर इसी बीच में अगर आपने कोई चीज बीच में रख दिया, कोई दीवार रख दिया, कहीं भी कुछ भी चीज अगर आपने बना दिया, तो वो टकरा के वापस उस हवा को वो अपने शेड के अंदर लेना शुरू कर देता है। ठीक है। यहां पर मैं बहुत ही अच्छा एक समझाते हुए बनाया कि कूलिंग पैड का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो कैसा बनना चाहिए। देखिए, ये 3 फीट का ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में ही उन्होंने बीच बीच में एंगल्स लगाए हुए हैं। एंगल्स की जो दूरी है वो आपके 10-10 फीट के जो आपने पाइप लगाया हुआ है उसी बीच में है।